बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दो, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से चीज़ों का हमको आवश्यकता होता है, कौन कौन से औजार का आवश्यकता पड़ता है। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम दिया जा रहा है ना, तो इंजीनियर लोगों को किसका ज़रूरत पड़ेगा, टूल्स का, औजार का ज़रूरत पड़ेगा। वैसे ही यदि हम लोग एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे तो हमको कौन कौन से चीज़ों का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, हेडिंग डाल लो आप लोग, टूल्स ऑफ, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कौन कौन से चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहला जो ज़रूरत का चीज़ है वो है क्या, आपका एंजाइम। किसका ज़रूरत पड़ेगा, एंजाइम का। ठीक है, दूसरा आपको ज़रूरत पड़ेगा किसका, वेक्टर का। किसका ज़रूरत पड़ेगा, वेक्टर का, वेक्टर डीएनए का ज़रूरत पड़ेगा। और तीसरा ज़रूरत पड़ता है हम लोग को किसका, होस्ट सेल का। किसका, होस्ट सेल का, पोषक कोशिका का। क्लियर है ना? जैसे कि जब मैं आप लोगों को कल का जो क्लास हुआ था उसमें बताया था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, उसमें सर्वप्रथम क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को और वांछित जिन को काटा जाता है। तो सबसे पहले तो एंजाइम की ज़रूरत पड़ा है, फिर उसको जोड़ा किस में गया, वेक्टर में, प्लाज्मिड में, और उसके बाद उसको स्थानांतरित किया गया था किसमें, पोषक कोशिका में। तो सबसे ज़्यादा जरूरी कितना चीज़ का जरूरत पड़ गया हम लोग को, 3 चीज़। क्लियर है? तो हम लोग को इन तीनों चीज़ों का धीरे धीरे करके क्या करना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, एंजाइम का। किसका बात करेंगे, एंजाइम का। तो हेडिंग सभी लोग डालेंगे एंजाइम। क्लियर है? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एंजाइम। क्लियर है? बहुत प्रकार के, ठीक है ना, बहुत सारे एंजाइम का उपयोग करते हैं ना हम लोग, ठीक है, कोई एक एंजाइम का उपयोग नहीं करते, बहुत सारे एंजाइम का, ठीक है ना, बहुत सारे एंजाइम का बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना? जिसमें जो सबसे पहला एंजाइम, ध्यान से समझना, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रहेगा उसको सबसे लास्ट टाइम पढ़ेंगे। क्लियर है? जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है। क्लियर है ना? तो पहले जो छोटा छोटा एंजाइम है जिसके बारे में हमको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है ना? सबसे पहला जो जरूरी एंजाइम है वो है क्या, लयनकारी एंजाइम। लयनकारी एंजाइम, लयनकारी एंजाइम, लयनकारी, लाइसिन बोलते हैं जिसको, लाइसिन एंजाइम। क्या बोलेंगे, लाइसिन एंजाइम। क्लियर है? क्या होता है लयनकारी एंजाइम, अब ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर उपस्थित है क्या, आपका डीएनए। क्या है, डीएनए। और इस डीएनए में ही हमारा वांछित जीन रहता है। तो डायरेक्ट डीएनए तो निकाल नहीं सकते, सबसे पहले कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा। कोशिका भित्ति हटाने के बाद केंद्रक भित्ति को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमको डीएनए का खंड मिल पाएगा। क्लियर है? यानी प्रॉपर डीएनए बस यदि मेरे को चाहिए तो इन सबको गलाना पड़ेगा, लयन करना पड़ेगा। तो लयन करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, लयनकारी एंजाइम। समझ आ रहा है कि नहीं? यह कोशिका भित्ति का लयन करता है। कोशिका भित्ति का क्या करता है, ये लयन करता है। और क्या प्राप्त करते हैं इससे हम लोग, डीएनए को। दिमाग में छापना क्या, कि यह कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति का क्या करता है, लयन करता है, पचाता है उसको, डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, लयनकारी एंजाइम। अब ये जो लयनकारी एंजाइम है वो अलग अलग प्रकार के रहेंगे, क्योंकि देखो पादप का कोशिका भित्ति अलग, ठीक है, फंजाई का कोशिका भित्ति अलग, और जंतु का अलग। क्लियर है कि नहीं? तो सब में अलग अलग प्रकार के लयनकारी एंजाइम का यूज होता है। जैसे कि बैक्टीरिया है, क्या है आपका, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया सेल से मान लो मेरे को जीन को प्राप्त करना है, डीएनए को प्राप्त करना है। कोई बैक्टीरिया, उसके में जो डीएनए है उसको मान लो मेरे को प्राप्त करना है, तो उसके लिए जिस एंजाइम का हम लोग यूज करेंगे उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। क्लियर है? मान लो हम लोग फंजाई से डीएनए को प्राप्त करना है, किसे प्राप्त करना है, फंजाई से, तो कौन से एंजाइम का उपयोग करेंगे, काइटिनेज एंजाइम का, काइटिनेज एंजाइम का। क्योंकि जो फंजाई होता है उसका कोशिका भित्ति किससे बना रहता है, आपका काइटिन से। तो कौन से एंजाइम का यूज करेंगे, काइटिनेज, तो उसके कोशिका भित्ति को हटा देगा। पादप रहेगा प्लांट, तो प्लांट के कोशिका भित्ति से, प्लांट के कोशिका भित्ति से मान लो, ठीक है ना, कोशिका भित्ति को हटाना है, पचाना है, तो हम लोग किसका एंजाइम, किस एंजाइम का यूज करेंगे, सेल्यूलेज, सेल्यूलोज नहीं, सेल्यूलेज, सेल्यूलोज से बना होता है कोशिका भित्ति।
सेल्यूलोज से बना होता है, तो सेल्यूलोज को पचाने वाला सेल्यूलेज, ओ ना होकर के ए होगा, ASE होता है ना लास्ट में, ASE। क्लियर है? कोई भी एंजाइम के लास्ट में क्या लगा रहता है? ASE, एज। जैसे कैलोस को पचाने वाला कैलेज। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो काइटिन को पचाने वाला काइटिनेज। ठीक है, मतलब मान लो मेरे को बैक्टीरिया से डीएनए को प्राप्त करना है, बैक्टीरिया से मान लो डीएनए को प्राप्त करना है, तो किसका उपयोग करेंगे? लाइसोजाइम का। फंजाई से मान लो डीएनए को, ठीक है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, तो किसका उपयोग करेंगे? काइटिनेज का। प्लांट से यदि यूज करना है तो, ठीक है, प्लांट से मान लो डीएनए को निकालना है तो किसका उपयोग करेंगे? सेल्यूलोज का। जंतु में किसी का उपयोग किया जाता है क्या? नहीं। अरे जंतु में कोशिका भित्ति होगा क्या? नहीं। तो जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला एंजाइम लयनकारी एंजाइम क्या है? लयनकारी एंजाइम। कितने प्रकार से याद कर सकते हो? तीनों। पॉइंट टू पॉइंट याद करना। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट देखो, ठीक है, दूसरा हमको जरूरत पड़ता है, ध्यान समझना, दूसरा हमको, जैसे कि मान लो मैं, ध्यान समझना, डीएनए मेरे को मिल गया ऐसे, ठीक है ना, इधर क्या मिल गया है? वेक्टर। इन दोनों को काटने के लिए तो हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं। मान लो ऐसे इसको आधा कट कर दिया, इसको आधा ऐसे कट कर दिया। अब इन दोनों को क्या करना है? मेरे को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग होता है, जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग होता है वो दूसरा एंजाइम है लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जो रहता है ना, T4 बैक्टीरियोफेज से प्राप्त होता है। T4 बैक्टीरियोफेज वायरस से प्राप्त होता है। इस कारण ये जो लाइगेज है इसका नाम होता है क्या? T4 लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का क्या नाम होगा? T4 लाइगेज। क्लियर है कि नहीं? तो नॉर्मली तुम लोग लाइगेज एंजाइम बोलते हो, ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है उसका नाम क्या है? लाइगेज। किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस से। किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस से। कौन सा बैक्टीरियोफेज है? T4। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? T4 लाइगेज। चूंकि जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कौन करता है? गोंद। तो इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है ना, लिख लेना, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है ना, आणविक गोंद। क्लियर है ना? यहां तक समझ आया? नेक्स्ट है आपका क्या? पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है ना, पॉलीमरेज एंजाइम भी कितने प्रकार का रहता है बोलो मैं? 3 प्रकार का। ठीक है ना, इससे पहले क्या पढ़े हो? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जो रहता है T4 बैक्टीरियोफेज से प्राप्त होता है बोला था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? T4 लाइगेज। अब मैं बात कर रहा हूँ किसका? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार का रहता है। पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। 3 प्रकार का रहता है, तीनों का अलग अलग काम होता है। आपको याद रखना है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है वो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। क्या होता है? पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। कौन सा एंजाइम का यूज होता है? पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। अच्छा, एक और एंजाइम का यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का भी यूज होता है। किसका यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहां तक क्लियर है कि नहीं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन से एंजाइम का यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान समझना, डीएनए से जब आरएनए बनते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और जब उल्टा बने, आरएनए से क्या बने? डीएनए, तो क्या बोलूंगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलूंगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें जो एंजाइम का यूज होता है उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कौन से एंजाइम का यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये 4 एंजाइम टाइम पास एंजाइम, ठीक है ना, मतलब इनका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, अब इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी एंजाइम होता है 5वां एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज एंजाइम, विदलनकारी बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? विदलनकारी एंजाइम। विदलनकारी एंजाइम जो डीएनए खंड को काटने का काम करता है, काटने या
तोड़ने का कार्य करते हैं, काटने या तोड़ने का कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, क्लीवेज एंजाइम। क्लियर है ना। ये क्लीवेज एंजाइम जो है, ठीक है ना, वो पुराना बुक जो है इसको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कितने प्रकार से बांट दिया है, 3 भागों में ना। एक्सोन्यूक्लियेज, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज। दूसरा एंडोन्यूक्लियेज, और तीसरा क्या है, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंधन, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। जैसे मान लो ये डीएनए खंड है, ठीक है ना, इस डीएनए खंड को बाहरी तौर पर, बाहर से और बाहर से अंतिम सिरे से काटा जा रहा है, तो ये काम करता है कौन, एक्सोन्यूक्लियस। मान लो जो डीएनए का खंड है, डीएनए का जो खंड है, यदि उसको अंदर से काटने का काम करता है, बीच से कोई एंजाइम, बाहर से काट रहे हैं तो एक्सोन्यूक्लियस, अंदर से काट रहे हैं तो एंडोन्यूक्लियस। क्या बोल रहे हूँ, एंडोन्यूक्लियस। और अंदर से तो काट रहा है लेकिन एक विशेष स्थान को काट रहा है, अंदर से ही काटना है लेकिन एक विशेष स्थान को, तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है कि नहीं। निश्चित डीएनए के निश्चित क्रम पर ही काटेगा। क्लियर है। अब इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं, चलो यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ये न्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम। असल में ये न्यूक्लियस एंजाइम होता क्या है, चलो डील करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटता है, डीएनए खंड को काटता है। कहाँ पास काटता है, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। डीएनए का स्ट्रक्चर याद करो। डीएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नाइट्रोजनी क्षारक होता है। जैसे मैं एडेनिन बनाया, वो किसके साथ जुड़ा रहता है, शुगर के साथ। शुगर किसके साथ जुड़ा रहता है, फास्फेट के साथ। फिर ये फास्फेट किसके साथ जुड़ा रहता है, शुगर के साथ। जैसे ये जुड़ गया किसके साथ, ग्वानिन के साथ। फिर ये किसके साथ जुड़ेगा, फास्फेट। फिर ये किसके साथ, शुगर। फिर ये किसके साथ, एडेनिन। अब ध्यान से देखो, एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, थाइमिन। ग्वानिन के साथ साइटोसिन। साइटोसिन के बाद ये एडेनिन के साथ थाइमिन। फिर इधर सेम टू सेम शुगर, शुगर और ये शुगर, और इनके बीच में क्या रहेगा, फास्फेट, फास्फेट। ये वाला जो बॉन्ड रहता है इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं क्या, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जो दिशा रहता है, एक तो रहता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और एक रहता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। एक 3 प्राइम से 5 प्राइम और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, उल्टा एक दूसरे का रहता है। तो ये वाला ये जो एंजाइम आएगा, न्यूक्लियस एंजाइम, वो कहाँ पास को कट करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। दिमाग में छापना, किसको कट करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये कल अलग, ये वाला भी अलग, समझ आ रहा है ना। न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या हो सकता है, आसानी से अलग। यहाँ पास के बॉन्ड को क्या बोलते हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पास के बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पास एक जगह में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी यहाँ पास कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 2, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बस इतना याद रखना, न्यूक्लियस एंजाइम किसको कट करता है, यहाँ पास को, किसको, यहाँ पास को, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। किसको कट करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बस बॉन्ड का नाम याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। अब क्या होता है कहानी, यहाँ तक हो गया, लिख लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था ना, उसका नाम याद रखना है ना, हिंड सेकेंड, HIND सेकेंड। क्या याद रखना है, हिंड सेकेंड। क्वेश्चन आता है, इको R1 नहीं है, तुम लोग बहुत नाम सुने होंगे, इको R1, इशीरिया कोलाई R1, इको R1। पहला एंजाइम खोजा गया क्या, हिंड सेकेंड। क्लियर है, हिंड सेकेंड। फर्स्ट कहाँ गया तो इसका, ऐसा बोलोगे, हिंड फर्स्ट कहाँ गया, हिंड फर्स्ट नहीं खोजेगा, हिंड सेकेंड। क्लियर है, वो क्रम है, बताऊंगा ये क्या चीज़ है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे पहला जो एंजाइम खोजा गया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम क्या था, हिंड सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो न्यूक्लियस एंजाइम रहता है, ये जो न्यूक्लियस एंजाइम रहता है वो कितने प्रकार का होता है बोल रहा हूँ मैं, 2 प्रकार का।
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मेनली कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है आपका एंडोन्यूक्लिएज। क्या होता है? एंडोन्यूक्लिएज। एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है आपका एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज भी एंजाइम जो रहता है वो कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। एक टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएज और एक होता है टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएज और एक होता है क्या? टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लिएज। टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लिएज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो तुम लोगों को पहले पढ़ाया था ना, एक्सोन्यूक्लिएज, फिर एक होता है एंडोन्यूक्लिएज और ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। समझ आया? मतलब वो जो 2 ठोक पढ़े थे वो एक था टाइप फर्स्ट और एक है क्या? टाइप सेकंड। अब ये दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करते हैं। असल में ध्यान से समझने का कोशिश करो। हुआ क्या था? जब कोई कोशिका रहता है, ठीक है ना, जब कोई कोशिका रहता है, इस कोशिका के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करता है। बैक्टीरिया बोलता हूँ, सॉरी जी, ये बैक्टीरिया कोशिका है, इसके ऊपर जब कोई वायरस अटैक करता है, जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है उसका नाम क्या होता है? बैक्टीरियोफेज। क्या नाम होता है? बैक्टीरियोफेज। जब ये यहाँ अटैक करता है तो अपना जो जेनेटिक मॉलिक्यूल रहता है उसको यहाँ छोड़ देता है और इसके पास खुद का, जो ये बैक्टीरिया है इसके पास खुद का डीएनए होगा। उस डीएनए में यहाँ करके इसका डीएनए क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अच्छा खासा पढ़ाया था मैं, ठीक है। जब क्या पढ़ा रहा था? HIV वायरस कैसे संक्रमण करता है उसके बारे में। तब ध्यान से समझना, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कौन किया? वायरस। वायरस अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है छोड़ देगा अटैक करके। अटैक करने के बाद ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा किसका? वायरस का, वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ जाएगा, फिर अपना पोषण प्राप्त करेगा और फिर अंत में इसी को क्या कर देगा? तोड़ देगा और अपना बहुत सारा यहाँ कॉपी बनाएगा और सबका क्या करेगा? पैकेजिंग। और यहाँ पास से देखो अब बहुत सारा क्या हो गया? वायरस रिलीज हो गया। क्या हो गया? बहुत सारा वायरस रिलीज हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से समझना, तुम्हारे घर में ही चोरी करने आया, तुम्हारे ही घर में खाया, अपना गुणन किया और संख्या में बढ़ाया और तुम्हारे घर को तोड़ तोड़ कर निकल गया। ऐसा वाला कहानी रहता है। किसका? वायरस का। किसका? वायरस का। तो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक हो रहा था, तो जिसके ऊपर अटैक होगा वो अपने से रक्षा का विधि सोचेगा। तो कुछ बैक्टीरिया जो थे अपने से, ध्यान समझना, इस वायरस से अटैक से बचने के लिए अपने अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम बनाने लग गए और एंजाइम का नाम रखा गया क्या? एंजाइम का नाम रखा गया आपका एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम रहता था, वो क्या करता था? ठीक है, जैसे अब ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से एंजाइम को बना रहा है? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो अब जब इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है जब वो अंदर आता रहा होगा, ठीक है ना, तो ये जो एंजाइम रहता था वो उसको क्या कर देता था? कट कर देता था। कट कर देगा तो ये क्या क्रियाशील हो पाएगा? क्या नहीं। वायरस अपना अभिव्यक्ति किसके द्वारा करता था? अपने जेनेटिक मटेरियल से। लेकिन ये अब अपना रक्षा करने के लिए कौन सा एंजाइम बना दिया? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो उसको कट कर देता था। अब सोचने वाला ये बात था कि यदि इसके जेनेटिक मटेरियल को कट कर देता है तो इसके खुद के जेनेटिक मटेरियल को क्यों कट नहीं करता? यदि इसके जेनेटिक मटेरियल को ये कट कर सकता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को कट क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या लगा रहता है? मेथिल समूह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मेथिल समूह उपस्थित होता है। क्लियर है कि नहीं? मेथिल समूह उपस्थित होता है और इसके जेनेटिक मटेरियल में मेथिल समूह उपस्थित नहीं होता है। 100 और पर का भेद कर पाएगा? अब बाली सुग्रीव बना दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? माला पहन लिया, ऐसा वाला कहानी समझो। तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। अब समझ आया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज कैसे हुआ था? क्लियर है? इसके बारे में बताया था 2 वैज्ञानिकों ने, नाथन और स्मिथ ने। और उनके गुरु थे अरबर। कौन थे? अरबर। उसने बस नाम दिया था लेकिन एक्सपेरिमेंट से इसने बताया था। तो तीनों को फिर संयुक्त रूप से 1963 में नोबेल प्राइज मिला था। 1963 में खोज किया था, बाद में मिला है शायद, ठीक है ना, 1978 के आसपास मिला है। क्लियर है? तो 3 वैज्ञानिक अरबर, नाथन और स्मिथ, इन तीनों को फिर से नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के लिए। किसके लिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के लिए। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? तो टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएज कैसे काम करता है, टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लिएज कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएज रहता है उसको मैग्नीशियम आयन का जरूरत पड़ता है
और काम करने के लिए, और एटीपी का जरूरत पड़ता है। किसका? एटीपी का। ये दोनों का जरूरत पड़ता है। किसको? टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज को। और ये क्या बोलता है, मेरा 3 डिमांड है, यानी 3 तरीके से काम करेगा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। मतलब इसके काम करने का तरीका कैसे रहता है, ध्यान से देखना। सबसे पहला ये रिकॉग्नाइजेशन करता है। क्या करता है? रिकॉग्नाइजेशन यूनिट होता है। रिकॉग्नाइजेशन यूनिट होता है, मतलब कहाँ पास को काटना है, डीएनए के किस खंड को काटना है, उसको ये क्या करेगा? पहचानेगा। क्या करेगा? पहचानेगा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, इसके पास होता है क्या? मेथाइलेशन करने का कैपेसिटी। क्या करने का कैपेसिटी? मेथाइलेशन का कैपेसिटी होता है। मतलब जिसको नहीं काटना है उसके ऊपर क्या लगा देगा? मेथिल समूह लगा देगा। क्या लगा देगा? मेथिल समूह। और तीसरा रिकॉग्नाइजेशन यूनिट होता है, मेथिलाइजेशन का कैपेसिटी होता है। और तीसरा सबसे गंदा चीज क्या था इसका? ये रैंडमली कट करता है। मतलब डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है। और हमको डीएनए को कहीं से भी कट करना है क्या? नहीं, एक निश्चित जगह होगा ना, वहीं पास, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का जीन होगा या फिर ग्रोथ हार्मोन का जीन होगा, यानी कि जो तुमको डिजायरेबल जीन चाहिए वो रहेगा एक निश्चित जगह में। और ये तो कहीं भी कट कर रहे हैं, तो इस कारण इसका यूज कर सकते हो क्या तुम लोग? नहीं। तो इसका कमी क्या हो गया? रैंडमली कट करता है। बाकी सब सही था, लेकिन ये क्या कट कर रहा था? रैंडमली। क्लियर ना? कहीं से भी कट कर रहा था। और दूसरा, इसको क्या चाहिए? एटीपी। और एटीपी जीवित कोशिका में बनता है। बाह्य माध्यम में एटीपी बना सकते हो क्या तुम लोग? नहीं। तो एटीपी का जरूरत पड़ता था, तो इस कारण टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज का जरूरत नहीं। मैं कुछ देर पहले बताया था ना, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। तो ये कहीं से भी कट करने वाला, ध्यान देना, ये कहीं से भी कट करने वाला है। कौन सा वाला? एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा? एंडोन्यूक्लियेज। वो कौन सा एंडोन्यूक्लियेज है? टाइप फर्स्ट है, कहीं से भी कट कर सकता है। और इसको एटीपी की जरूरत पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? किसका जरूरत पड़ेगा? एटीपी का। और एटीपी का जरूरत पड़ रहा है, मतलब तुम लोग कोशिका के अंदर ही इसको कार्य करवा सकते हो। इन विट्रो कंडीशन में करा पाओगे क्या? नहीं। लेकिन हमको तो कौन सी कंडीशन में कराना है? इन विट्रो, कोशिका के बाहर। हम लोग तो एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं? लैब में कर रहे हैं ना। तो उस कारण से ये एंजाइम खोजा गया। क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका क्या कैपेसिटी है? ध्यान दो, इसको केवल Mg2+ की जरूरत पड़ता है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता। दूसरा, इसके पास भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिट होता है, यूनिट होता है। और दूसरा, मेथाइलेशन कैपेसिटी नहीं। ये ध्यान से समझना, ये रेंडमली कट नहीं लगाता, ये रेंडमली कट नहीं लगाता, ये स्पेसिफिक कट लगाता है। स्पेसिफिक कट लगाता है, जहां पास कट लगाना है वहीं पास ही कट करेगा। ठीक है ना? पहले पहचान लेगा, फिर उसको जहां पास जो वांछित जीन है वहीं पास ही क्या करेगा? ये कट करता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? क्लियर है? तो 3 वैज्ञानिक, कौन कौन से वैज्ञानिक बोला हूं मैं? अर्बर, नाथन और स्मिथ। तीनों वैज्ञानिकों को इसकी खोज के लिए क्या दिया गया? फिर से नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज कौन से सन में? 1978। कौन सा सन है? 1978। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है? कट करता है। किसको कट करता है बोला हूं मैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। किसको कट करता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। तो उसमें भी क्या कहानी चलेगा? ये हो गया क्या सबका? ठीक है, ध्यान दो। अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, और हर हमेशा इसी को क्या बोलूंगा मैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या बोलूंगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है ना? समझ आया? ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रहता है, ठीक है, किसको कट करता है बोला हूं मैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है, बॉन्ड को कट करता है। और कट 2 प्रकार से कर सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो करता है ब्लंट एंड कटिंग, और एक करता है स्टैगर्ड कटिंग। देखो, नाइट्रोजनी क्षारकों का एक निश्चित क्रम रहता है, जैसे कि G, T, A, C, G, T, T, ध्यान देना ना, G, T, T, A, C, ऐसा है। अब ध्यान दो इधर, G, T, T, A, C। कैसे याद रखोगे? गटाक। कैसे याद रखोगे? गटाक। ध्यान समझना,
एक सबसे पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम क्या था? हिंड सेकेंड। वो कहाँ पास को कट करता है? इसको, GTTAAC। ठीक है, ये देखो उल्टा सीधा एक समान, इधर से आ रहा है तो ऐसे ही पढ़ रहे हो, इधर से आ रहा है तो ऐसे पढ़ रहे हो। इस प्रकार का जो क्रम रहता है उसको बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक क्रम। पैलिंड्रोमिक क्रम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक क्रम। जो उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो हमेशा वैसे ही रहेगा। जैसे कि कनक, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो सेम है। मलयालम, स्पेलिंग मलयालम, इधर से पढ़े मलयालम, इधर से पढ़ो मलयालम। समझ आ रहा है कि? उल्टा पढ़े चाहे सीधा पढ़े, दोनों साइड से सेम टू सेम जो होता है ना उसको बोला जाता है क्या? पैलिंड्रोमिक क्रम। क्या बोला जाता है? पैलिंड्रोमिक क्रम। मैं बोला था ना स्पेसिफिक साइड को कट करता है। स्पेसिफिक साइड को कैसे पहचानेगा? जो उल्टा और सीधा, जो उल्टा और सीधा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक क्रम। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक क्रम। तो ये जो हिंड सेकेंड रहता है, ठीक है, वो कैसे कट करेगा ध्यान से समझना, ठीक है, ऐसे कट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है रे, और एक कैसा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। क्लियर है? तो ऐसे ब्लंट कटिंग, भोथवा बोलते हो ना, भोथवा मतलब ऐसे देखो, नुकीला नहीं है, ऐसा है, 2 ठोक है, ऐसे 20 से काटा, तो इसका कोई ऐसा टाइप का एंड बना है क्या? नहीं बना ना। सीधा 1 ठोक ऐसे कट किया तो बराबर बराबर हिस्सों में ऐसे इस तरीके से बना है। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं ब्लंट कटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लंट कटिंग। ठीक है ना? जैसे कि GTTAAC, फिर GTTAAC, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इस टाइप का है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीधा ऐसे फट से कट कर दिया बीचों बीच से। तो और मान लो ऐसा कटिंग होता तो कैसा कटिंग? ध्यान समझने का कोशिश करना, ये ध्यान देना ना, 1 2 3 और ये ऐसा 4, ऐसा हो गया, ऐसा 1 ठोक हो गया, और इसमें कितना कट ऐसे, समझ आ रहा है? तो 1 ठोक कैसे बनता? ऐसे बनता, और 1 ठोक कैसे बनता? इस तरीके से। आ रहा है समझ? क्लियर है कि नहीं? खांच टाइप का बन रहा है ना, 1 ठोक ऐसा, 3 इधर 3 इधर। अब इसमें कैसे कर दिया? 4 इधर, और इधर वाले का कितना कर दिया? 3। तो ऐसा टाइप का बना, और ऐसे में इस तरीके से बना है। क्लियर है? तो इस वाले को क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड कटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड कटिंग। और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कटिंग। और इससे बनता है स्टिकी एंड बनता है। कैसा एंड बनता है? स्टिकी एंड, चिपचिपा, ठीक है ना, जिसके कारण ऐसा आसानी से चिपक सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो ज्यादातर फायदेमंद कौन सा एंड रहता है? स्टिकी एंड। कौन सा रहता है? स्टिकी एंड। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रहता है वो इधर से भी कट कर सकता है और इधर से भी कट कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हिंड सेकेंड का याद रहेगा कि नहीं? पैलिंड्रोमिक क्रम, गटाक। क्या याद रखना है? गटाक। और इको R1, इको R1 का क्या रहता है? इको R1, इस सीरिया कोलाई से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकलता है उसका नाम है क्या? इको R1। उसका नाम है गटक, गटाक नहीं बोलना, GAATTC। वहाँ क्या था? GTTAAC। जस्ट उल्टा आप करो, इसका उल्टा, C का उल्टा GAATT, फिर C, उल्टा सीधा एक समान। क्लियर है ना? एक याद रखना, सिर्फ एक, तो दूसरा याद हो जाएगा। तुमको कितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम याद करना है? केवल और केवल 2। हिंड सेकेंड से मिलता है और एक इको R1 से मिलता है। किससे मिलता है? इको R1 से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान समझना, वह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के दोनों स्ट्रैंड को एक ही जगह से काटे, एक ही जगह से काटे, उस कटिंग को क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड कटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड कटिंग। ब्लंट एंड कटिंग एक और बैक्टीरिया रहता है, इस्मा फर्स्ट, वो करता है। कौन करता है? इस्मा फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? कौन करता है? इस्मा फर्स्ट। यहाँ तक समझ आया? ये दोनों स्टिकी एंड वाले हैं ना, भले मैं बताने के लिए बता दिया था ऐसा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? किसको नहीं आया? किसी डाउट है क्या अभी? नहीं ना? देखो, 2 तरीके से कटिंग कर सकते हैं, ऐसे बराबर बराबर में, तो ये बराबर बराबर वाले नहीं है, ये बराबर बराबर वाले नहीं हैं। ये कैसे वाले हैं? स्टिकी एंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? हिंड सेकेंड।
क्या, हिंड सेकेंड। हम लोग सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं, इको R1, किसका यूज करते हैं, इको R1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एग्जाम्पल देख लेना स्मा फर्स्ट का, स्मा फर्स्ट का मैं बता देता हूँ, ट्रिपल C ट्रिपल G, उल्टा C फिर G, ऐसा बीचों बीच से कट गया, इधर आधा सेम टू सेम ऐसे। क्लियर है ना, क्लियर है। स्मा फर्स्ट नहीं आएगा तुम्हारे में, हट गया सिलेबस से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद स्टैगर्ड कटिंग तो बता डाला हूँ मैं, दो ठोक याद रखना है, क्या, हिंड सेकेंड, और क्या याद रखना है, इको R1, क्या याद रखना है, इको R1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और याद रखना, जिससे प्लाज्मिड को काटोगे उसी एंजाइम से किसको कट करना है, वांछित DNA को भी। क्लियर है, दोनों को सेम टू सेम कट करोगे ना, तभी तो सेम टू सेम स्टिकी एंड बनाएगा। क्लियर है कि नहीं, सेम टू सेम। इसको पता है क्योंकि किस तरीके से खांचा मैं कट किया हूँ, तो इसका सेम टू सेम पूरक भी तो वही बनाएगा ना। तो चाहे प्लाज्मिड को काटने के लिए यूज करोगे, चाहे वांछित DNA को, दोनों को कट करने के लिए सेम टू सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या करना है, यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, आ गया ना, क्लियर है। अच्छा, इको R1 हो गया, ये हो गया। अब ये तुम लोगों को ये नाम जो दिख रहा है थोड़ा सा अलग टाइप का नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया है ना, क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण। क्या पढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण। हिंड सेकेंड ऐसे करके लिखा है, हिंड सेकेंड। तो इसमें ध्यान से समझना, जो शुरुआत रहता है वो नाम होता है किसका, जीनस का, वंश का नाम होता है। किसका नाम होता है, वंश का। ठीक है ना, ये तो एंजाइम का नाम है। पूरा एंजाइम का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है, हिंड सेकेंड। तो ये जो शुरुआत अक्षर है उसमें वो किसका नाम को शो करता है, वंश का। फिर ये जो दो अक्षर है वो शो करता है किसको, जाति को, स्पीसीज को शो करता है। ये शो करता है उसको, स्ट्रेन को। किसको शो करता है, स्ट्रेन को। और ये अलग करने के क्रम को शो करता है, मतलब कितना बार खोजा गया तब ये निकला है, अलग करने के क्रम को, अलग करने के क्रम को, यानी पृथक्करण के क्रम को शो करता है। किसको, पृथक्करण करने के क्रम को शो करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जैसे कि हिंड सेकेंड लिखा हूँ, हिंड सेकेंड में H शो कर रहा है किसको, हीमोफिलस को। हीमोफिलस वंश है, हीमोफिलस वंश है। उसमें IN क्या है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। D क्या है उसका, स्ट्रेन है। D क्या है उसका, स्ट्रेन। मैं बताया ना, कुत्ते का एक ही प्रजाति है, फिर उसका बहुत सारा क्या हो सकता है, स्ट्रेन भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेन वाला केस किस में देखने को मिलता है, पोल्ट्री में। तो लोग मुर्गी को एकदम विभेदित कर पाते हो क्या, वो भी वो बॉयलर को नहीं कर पाते ना। सेम टू सेम वाइट कलर का दिखाई देता है ना, उसका अलग अलग स्ट्रेन आता है। क्लियर है कि नहीं। तो वैसे ही बैक्टीरिया का क्या रहता है, बहुत सारा स्ट्रेन। मतलब तुम लोग सुने थे ना, कोरोना चल रहा था तो कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ गया। मतलब वंश वही है, जाति वही है, लेकिन हल्का सा मॉडिफिकेशन, तो उससे क्या बन जाता है, स्ट्रेन। तो हीमोफिलस, फिर इन्फ्लुएंजा, फिर ये क्या होगा, D उसका क्या है, इसका स्ट्रेन है। क्या है, स्ट्रेन है। और उसके बाद लास्ट में ये कितने बार में खोजा गया है, पहली बार खोजा गया वो सक्सेसफुल नहीं था, तो दूसरी बार में खोजा गया, तो हिंड सेकेंड किससे निकला है, चलो बताओ आप। हिंड सेकेंड किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। खत्म, नामकरण क्लियर है। इको R1, अब चलो इसको बताना, इको R1, चलो बताओ। ई से क्या होगा, इशीरिया, ये क्या हो गया, कोलाई। R क्या हो गया उसका, स्ट्रेन। और ये क्या है, फर्स्ट है। क्या है, फर्स्ट। पहली बार में पृथक किए तो हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण। यहाँ तक क्लियर है, लिख लिए। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। तो हिंड सेकेंड का हो गया, हिंड फर्स्ट का हो गया, और अलग अलग एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी हो गया, ठीक है। क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम, फास्फेट बॉन्ड को मान लो फिर से जोड़ना रहेगा, तो कौन सा एंजाइम का यूज होगा, क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम। तो जो सबसे पहला टॉपिक था हम लोग का, जिसको हम लोग देखो एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे ना, इसको क्या कर लिए, कवर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वाहक के बारे में और पोषी के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।